चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जन्म कुंडली में कब और कैसे होता है प्रेम विवाह, जीवन साथी के साथ कब विचार मिलते हैं और कब नहीं मिलते हैं। कभी कभी विवाह के बाद प्रेम होना अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, और कभी कभी प्रेम विवाह उत्पन्न हो जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है प्रायः कि प्रेम विवाह जो होते हैं ना, पूरा सक्सेस नहीं होते कभी कभी। क्यों और कैसे, आइए जानते हैं इस वीडियो के अंतर्गत पूरे योगों के बारे में। कहीं भी जाइए मत, वीडियो पूरा देखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सभी लोग कहते हैं, मैंने भी कह दिया। अगर आपको प्रोग्राम अच्छे लगते हैं इस चैनल के तो ज़रूर करिए। हमने एक चार्ट लिया हुआ है मेष लग्न का। फिलहाल हम प्रायः यही चार्ट लेते हैं और लोगों को इसी चार्ट के मुताबिक एग्जाम्पल देते हैं। आपकी जन्म कुंडली में कोई भी चार्ट हो सकता है, आप अपने अनुसार देखेंगे। हम केवल ग्रहों का आंकलन देंगे और मित्र, शत्रु, नीच, उच्च, ग्रह स्वामी इत्यादि के बारे में आपको जरूर देखना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं ग्रह योग, प्रेम विवाह इत्यादि, जीवन की सार्थकता, जीवन साथी की सार्थकता और जीवन में खुशहाली का योग कब कैसे बनता है। जब दो ग्रहों के मिलान में ग्रहों का अनुकूल साथ हो तो प्रेम भी होगा और प्रेम विवाह भी। ज्योतिष की यदि माने तो चंद्रमा और शुक्र का साथ किसी भी व्यक्ति को प्रेमी बना सकता है, और यही ग्रह अगर विवाह के घर से संबंध रखते हों तो इस प्रेम की परिणति विवाह के रूप में तय है। ऐसा नहीं कि प्रारब्ध को मानने से कर्म की महत्ता कम हो जाती है, किंतु इतना तो पक्का है कि ग्रहों के संयोग से आपके जीवन में विरह और मिलन का योग जरूर रच जाता है। किसी भी व्यक्ति के प्रेम करने के पीछे ज्योतिषीय कारण अवश्य होते हैं। जन्म कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की प्रबलता है तो किसी भी जातक का प्रेम में पड़ना स्वाभाविक है। कुंडली में 5वां घर प्रेम का होता है और 7वां घर दाम्पत्य का होता है, अर्थात जीवन साथी का होता है। माना जाता है लग्न, पंचम, सप्तम और 11वां भाव शुक्र का संबंध होने से प्रेम होता है। ये भी हम आपको बता देते हैं। जब 5वें और 7वें घर में संबंध बन जाता है, 5वें और 7वें घर के साथ संबंध बन जाता है तो प्रेम विवाह में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। शुक्र और चंद्रमा के अलावा वृषभ, तुला और कर्क राशि के जातक भी प्रेम करते हैं। शुक्र और चंद्रमा प्रेम विवाह करवाते हैं तो सूर्य की मौजूदगी, उपस्थिति संबंधों में विच्छेद का कारण भी बन जाती है। कहीं आपकी जन्म कुंडली में इन ग्रहों पर सूर्य की दृष्टि तो नहीं है, पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है। इन सभी के विचार करने के उपरांत ही आप किसी तथ्य पर पहुंचेंगे। तो सूर्य और शुक्र या शनि का आपसी संबंध जोड़े को अलग करने में मुख्य भूमिका निभाता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य और शुक्र या शनि का आपसी संबंध किसी भी जोड़े को अलग करने में अपनी मुख्य भूमिका दर्शाता है। 7वां घर का संबंध अगर सूर्य से हो जाए तो भी युवा प्रेमी युगल का नाता लंबे समय तक बिल्कुल नहीं चलेगा। इनकी युति अगर है तो तलाक तक ले जाती है। और जब आंखें चार हों तो कुंडली देख लें, निश्चित बात है, नहीं तो आने वाले कल में रोना पड़ सकता है। संभव है शुक्र और चंद्रमा का साथ आपको प्रेमी बना रहा हो, परंतु कहीं पाप ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। और कब किस भांति से पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है? प्रायः हर एक माता पिता चाहते हैं कि उनकी पुत्री या पुत्र, इनकी शादी होने के बाद उनका जीवन सदैव सुखमय, सक्सेस रहे, सौहार्दपूर्ण रहे, दोनों में वैचारिक मतभेद ना हो और तरक्की करें। लेकिन शादी होने के उपरांत अगर पति पत्नी के बीच में कलह और अवसाद, विवाद होने लगे और नौबत तलाक तक आ जाए तो ये विचारणीय विषय बन जाता है। विवाह के उपरांत यदि दाम्पत्य सुख न प्राप्त हो, पति पत्नी के बीच में मतभेद, अंतर, कलह जीवन पर्यंत चलते रहें, आपसी सामंजस्य का अभाव हो, तो इसका ज्योतिषीय कारण कुंडली में कुछ बाधक योगों का होना हो सकता है। क्योंकि बाधक योग होने पर ही पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद होते हैं और उनमें एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव कम होने लगता है धीरे धीरे। शुरू में तो लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि जब प्रेम हुआ तो लगातार फ़ोन करेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे फ़ोन पर ही लड़ाई शुरू कर देंगे। खैर, तो अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ हो जाए
तो बिल्कुल भयभीत ना हो, डरे ना। इन बाधक योगों के उपचार कर लेने से प्रतिकूल प्रभावों में कमी आ जाती है। आपको लगता होगा मैं बहुत शीघ्रता कर रहा हूँ बोलने में, क्योंकि मुझे ये होता है कि भाई विषय मैं दे दूँ, पूरा दे दूँ और छोटे वीडियो में दे दूँ, इसलिए मैं थोड़ा शीघ्र शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। अतः कई दर्शक समझ ना पाएँ तो बार बार ध्यान से इस पूरे वीडियो को सुन लें। खैर, बाधक योगों के उपचार कर लेने से प्रतिकूल प्रभावों में कमी आ जाती है। और दाम्पत्य सुख में बाधक योग कौन से संभव हैं और उनका परिहार ज्योतिष में क्या बताया गया है, आइए इसे समझते हैं। मैं पहले कह चुका हूँ, वैसे विवाह भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है। आजकल सिर्फ 2 ही संस्कार रह गए हैं, वैसे 16 संस्कार हमारे भारतीय सभ्यता में हैं, परंतु एक जो मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार, यही 2 संस्कारों का महत्व दिया जाने लग गया है। बाकी के 14 संस्कार गायब हो गए हैं। खैर, कहते हैं कि जोड़ियां संजोग से बनती हैं जो कि परमात्मा द्वारा पहले से ही तय होती हैं। यह भी सच है कि अच्छी पत्नी और अच्छी संतान भाग्य से मिलती है। पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार जीवन साथी प्राप्त होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। यदि सुकर्म अधिक है तो वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है, और यदि पूर्व जन्म के कुकर्म ज़्यादा हैं तो वैवाहिक जीवन दुखमय हो जाता है। जन्म कुंडली में विवाह का विचार हमेशा 7वें भाव से किया जाता है, लेकिन इसमें द्वितीय घर भी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि सप्तम से अगर गिनती करें तो अष्टम स्थान द्वितीय घर बनता है। द्वितीय घर का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए, अष्टम घर का ध्यान भी जरूर रखना चाहिए। हालांकि जन्म कुंडली में विवाह का विचार 7वें भाव से होता है, और इस भाव से पति पत्नी, काम, भोग विलास, विवाह से पूर्व, उसके बाद यौन संबंध और साझेदारी आदि का विचार मुख्य रूप से किया जाता है। यहाँ पर यह भी याद रखना, फलित ज्योतिष में योग की बहुत अधिक महत्ता होती है। सप्तम केंद्र स्थान है। विवाह और जीवन साथी का घर होता है सप्तम। इस घर पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव होने पर या तो विवाह विलंब से होगा, या फिर विवाह के बाद वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य की कमी बनी रहेगी। जिनकी कुंडली में ग्रह स्थिति कमजोर हो और मंगल एवं शुक्र एक साथ बैठे हों, उनके वैवाहिक जीवन में अशांति और परेशानी बनी रहेगी। ग्रहों के इस योग के कारण पति पत्नी में अनबन रहती है, याद रखें। शनि और राहु का सप्तम भाव में होना भी वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि दोनों ही पाप ग्रह दूसरे विवाह की संभावना उत्पन्न कर देते हैं, याद रखिएगा। राहु और सूर्य, शनि एवं द्वादशेश, ये पृथकतावादी ग्रह हैं जो सप्तम स्थान पर दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, और द्वितीय, मैं पहले कह चुका हूँ, द्वितीय कुटुंब भावों पर विपरीत प्रभाव डालकर वैवाहिक जीवन को नारकीय बना देते हैं। दृष्टि या युति संबंध से जितना ही विपरीत शुभ प्रभाव होगा, उसी के अनुरूप वैवाहिक जीवन सुखमय या दुखमय होगा। राहु की दशा में शादी हो या राहु सप्तम को पीड़ित कर रहा हो तो शादी होकर टूट जाती है। बंधुओं, ये सब दिमागी भ्रम के कारण होता है। चंद्रमा मन का कारक है, और वो जब बलवान होकर सप्तम भाव या सप्तमेश से संबंध रखता है तो 24वें साल तक विवाह करवा ही देता है। जन्म कुंडली में अष्टकूल मिलान, वर्ण, वश्य, तारा, योनि ग्रह, मैत्री, भ्रकूट, नाड़ी, गण आदि आवश्यक हैं, और ठीक ना हो अगर तो वैचारिक मतभेद बना रहता है। इसलिए जन्म कुंडली में अष्टकूट मिलान इत्यादि जरूर किया जाता है। किसी भी लड़की की जिंदगी में कब मिलता है उसको सुंदर और अच्छा पति तथा सुखमय होता है उसका जीवन, इस पर भी विचार करना। याद रखिए, जब कन्या की जन्म कुंडली की लग्न में चंद्रमा और बुध या फिर गुरु एवं शुक्र, इनमें से कोई उपस्थित होता है तो उसे धनवान पति प्राप्त होता है। और जब सप्तमेश 11वें भाव में बैठा हो तो जातक की पत्नी रूपवती, संस्कारवान और मृदुभाषिणी एवं अत्यंत सुंदर होती है, और विवाह के पश्चात जातक की आर्थिक आयु में लगातार संवर्धन होने लगता है, और पति पत्नी के माध्यम से भी उसे आर्थिक लाभ प्राप्त हो जाते हैं। तो जरूरत बहुत ज़्यादा है इन सब तत्वों को देखने की।
जन्म कुंडली में बाधक योग कब और कैसे बनते हैं? जन्म कुंडली में छठे, 8वें, 12वें स्थानों को अशुभ स्थान माना गया है, दुहस्थ स्थान माना गया है, त्रिक भाव माना गया है। मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य को क्रूर ग्रह माना गया है। इनके अशुभ स्थिति में होने पर दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आती हैं, दुख बढ़ते हैं, कमी आती है सुख की। सप्तम आधिपति अर्थात सप्तम भाव का मालिक 12वें घर में बैठ जाए और राहु लग्न में बैठा हो तो वैवाहिक सुख में बाधा पूरी तरह से संभव है। सप्तम भाव में राहु युक्त द्वादशाधिपति अर्थात 7वें घर में राहु हो और साथ में 12वें घर का मालिक हो, तब भी वैवाहिक जीवन में कमी बनी रहती है। 12वें घर में 7वें घर का मालिक और 7वें घर में 12वें घर का मालिक बैठा हो और इनमें राहु की युति हो तो भी दाम्पत्य जीवन में कमी आ जाती है और अलगाव भी उत्पन्न हो जाता है। लग्न के अंतर्गत बैठा हुआ शनि और राहु भी दाम्पत्य सुख में कमी करते हैं। सप्तम का मालिक छठे घर बैठा हो, 8वें घर बैठा हो या 12वें घर में बैठा हो तो भी वैवाहिक सुख में कमी होना संभावित हो जाता है। फिर षष्ठेश यानी छठे घर का मालिक यदि द्वितीय, सप्तम, द्वितीयाधिपति, सप्तमाधिपति अथवा शुक्र से कर रहा हो तो दाम्पत्य जीवन का सुख बाधित हो जाता है, दुखद हो जाता है। तो छठे भाव को बड़े ध्यान से देखना। छठा भाव न्यायालय का भाव भी है, अतः सप्तमेश षष्ठेश के साथ छठे भाव में बैठा हो या षष्ठेश सप्तमेश या शुक्र की युति हो तो पति पत्नी में होता है न्यायालय में संघर्ष, यानी न्यायिक संघर्ष होना संभव हो जाता है। कुंडली मिलाने से पूर्व, विवाह से पूर्व कुंडली मिलान करके इन दोषों का निवारण करने के बाद ही विवाह किया गया हो तो दाम्पत्य सुख में कमी नहीं होती, परंतु किसी की कुंडली में कौन सा ग्रह दाम्पत्य सुख में कमी ला सकता है, परेशानी ला सकता है, इसके लिए किसी ज्योतिषी अच्छे विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। और विवाह योग के लिए जो मुख्य कारक ग्रह हैं वे जरूर देखने चाहिए। देखिए, सप्तम भाव ही विवाह का मुख्य कारक होता है। सप्तम भाव का कारक वैसे शुक्र है। यदि सप्तम भाव का सप्तमाधिपति खराब है या सही है, वह अपने भाव में बैठकर या किसी अन्य स्थान पर बैठकर अपने भाव को देख रहा है, सप्तम भाव पर किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, कोई पाप ग्रह सप्तम में बैठा नहीं है, यदि सप्तमेश बली है तब ये भी देखना होगा कि सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह तो नहीं है और दूसरे 7वें 12वें भाव के स्वामी केंद्र अथवा त्रिकोण में हैं और बृहस्पति से देखे जा रहे हैं। सप्तमेश की स्थिति के आगे के भाव में या 7वें भाव में कोई क्रूर ग्रह तो नहीं है। अगर ये सब है तो फिर विचार अवश्य करना चाहिए। ध्यान रखिए, सप्तमेश यदि शुभ स्थान पर नहीं है तो विवाह में बाधा होगी, विवाह नहीं होगा। सप्तमेश अगर 6, 8, 12वें घर में हैं और अस्त बैठे हैं तब भी विवाह नहीं होता। ऐसी स्थितियों में अगर सप्तमेश नीच राशि में बैठा है, सप्तमेश 12वें भाव में बैठा है और लग्नेश अथवा राशि का मालिक राशिपति सप्तम में बैठा है तो विवाह नहीं होता। चंद्रमा शुक्र एक साथ बैठे हों और उनसे सप्तम में मंगल हो, चंद्रमा शुक्र एक साथ बैठें और ठीक 7वें घर में मंगल और शनि विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति का विवाह होता ही नहीं। शुक्र और मंगल दोनों सप्तम में बैठे हों और शुक्र मंगल दोनों पंचम या 9वें भाव में हों, शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ बैठे हों और पंचम या 9वें भाव में बैठे हों और शुक्र बुध शनि तीनों ही नीच के हों, 5वें घर में चंद्रमा हो, 7वें 12वें भाव में 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह हों, तो ऐसी स्थिति में विवाह नहीं होता। ये विचार बहुत बड़ा है। ज्योतिष के इन विचारों को
समझ करके विवाह करें। हालांकि हम वीडियो समय समय पर आपको देते हैं। स्वयं के अध्ययन के अनुसार जो देते हैं वो देते हैं, साथ में अन्य ग्रंथों से, अन्य ज्योतिषियों से, अन्य ज्योतिषी मतों से सलाह करके आपको वीडियो दिए जाते हैं, क्योंकि चैनल की थोड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। एस्ट्रो गुरु नाम है चैनल का, तो प्रयास यही करते हैं कि खूब अध्ययनशील हम भी रहें और आप भी अध्ययन करके निर्णय करें। किसी भी वर और वधू को ये परिणय रूप देने से पूर्व ही कुंडली का मिलान अच्छे से करके तभी विवाह के लिए हामी भरें। सभी ज्योतिषियों से भी यही निवेदन है, ताकि हमारे जीवन में, हमारे भारत में, हमारे देश में, हमारे समाज में एक अच्छा अनुकूल वातावरण बने, संस्कार बने। इसीलिए प्रयास करें आप और हम सभी अच्छी तरह से अपने ज्योतिषीय मतों को मिलाने में समय का कोई विशेष ध्यान न रखें, क्योंकि 2 कन्या और वर मिलाने में समय की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपका समय थोड़ा ज़्यादा भी लग जाएगा तो किसी अगले के जीवन में समस्याएं तो नहीं आएंगी। अतः समय की परवाह किए बिना आप कुंडली मिलाएं, फुर्सत में मिलाएं, ताकि आने वाले कल में किसी वर और वधू के जीवन में इस तरह की समस्याएं खड़ी ना हो। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आगे हम पुनः इस विषय को बढ़ाएंगे। फिलहाल वीडियो अधिक बड़ा हो जाता है तो हमें भी थोड़ी चिंता होती है कि हमारे दर्शकों को देखने में उकताहट, व्याकुलता, परेशानियां होती होंगी। इसलिए चलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं, पुनः मिलेंगे। तब तक आप सभी को हृदय से प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण।